राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश को जब आजादी मिली थी तब सरदार साहब ने जो कहा था कि भारत में संपदा की कोई कमी नहीं है, हमें बस अपने दिमाग और संसाधनों को इनके सदुपयोग के लिए लगाना होगा। आजादी के मुकाबले में आने वाले 25 वर्षों के लिए जब हम संकल्प के लिए निकले हैं तो हमारे सरदार साहब के इन शब्दों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में एक शहर सूरत है और आप सब आज सूरत में बैठ करके नए संकल्प ले रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ महीने के अंतराल में सरदार धाम से जुड़े साथियों, देश दुनिया में गुजरात और भारत के गौरव को बढ़ाने वाले आप सभी बहनों भाइयों को फिर से मुझे मिलने का मौका मिला है। ये गुजरात के प्रति और भारत के प्रति हमारे साझा संकल्पों, साझा प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है। साथियों, देश को जब नई नई आजादी मिली थी और उन मुश्किल भरे हालात में सरदार साहब के शब्दों की ताकत देखिए। उन्होंने कहा था, भारत में संपदा की, वेल्थ की कोई कमी नहीं है, हमें बस अपने दिमाग, अपने संसाधनों को इनके सदुपयोग के लिए लगाना होगा। मैं कहता हूं कि आजादी के मुकाबले में आने वाले 25 सालों के लिए जब हम एक संकल्प के साथ निकले हैं तो सरदार साहब की इस बात को हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भारत के पास इतना कुछ है, हमें बस अपने आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के अपने जज्बे को मजबूत करना है। ये आत्मविश्वास तभी आएगा जब विकास में सबकी भागीदारी होगी, सबका प्रयास लगेगा। अपनी नीतियां, अपने एक्शन के माध्यम से सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश में ऐसा माहौल बने कि सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी एंटरप्रेन्योर बने, उसके सपने देखे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इसको नए भारत की नई संस्कृति बनाने के लिए मैं समझता हूं काम किया जा रहा है। इसलिए आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, नए शहरों के निर्माण, पुराने शहरों में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने और इनोवेशन की, आइडिया की हैंड होल्डिंग, ऐसे सभी कामों पर एक साथ काम किया जा रहा है। मुद्रा योजना आज देश के उन लोगों को भी अपना बिजनेस करने का हौसला दे रही है जो कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। स्टार्टअप इंडिया से वो इनोवेशन, वो टैलेंट में भी आज यूनिकॉर्न के सपने साकार होते देख रहा है, जिसको कभी रास्ता नहीं दिखता था। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना ने पुराने सेक्टरों में तो मेक इन इंडिया का उत्साह तो भरा ही है, सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर्स के विकास की संभावनाएं भी उभर करके सामने आ रही है। अब देखिए, कोरोना काल की अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद देश में एमएसएमई सेक्टर आज तेजी से विकास कर रहा है। लाखों करोड़ रुपए की मदद देकर
एमएसएमई से जुड़े करोड़ों रोजगार बचाए गए और आज ये सेक्टर नए रोजगार का तेजी से निर्माण कर रहा है। यहां तक कि रेहड़ी ठेले जैसा बहुत छोटा व्यापार कारोबार करने वाला देशवासी भी आज भारत की ग्रोथ स्टोरी से अपने आप को जुड़ा महसूस करता है। पहली बार उसको भी पीएम स्वनिधि योजना से फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में भागीदारी मिली है। हाल ही में हमारी सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। साथियों, छोटे से बड़े हर व्यवसाय, हर कारोबार का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सबका प्रयास की यही भावना तो अमृत काल में नए भारत की ताकत बन रही है। मुझे खुशी है कि इस बार की समिट में आप इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति को, सांप्रदायवाद की राजनीति को, क्षेत्रवाद की राजनीति को, परिवारवाद की राजनीति को टक्कर अगर किसी ने दी है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासवाद की राजनीति ने दी है। इसी बीच जेपी नड्डा ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मात्र 9 महीने में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बना दी। देश का वैक्सीनेशन प्रोग्राम विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से चलने वाला अभियान है। मुझे आज गुजरात में एक दिन के दौरे पर आने का सौभाग्य मिला है। मित्रों, जहां तक भारत की राजनीति का सवाल है, सबसे पहले तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे गुजरात आने का मौका मिला है, जहां मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दोनों ही विषय, जनता से जुड़ा हुआ विषय भी और पार्टी से जुड़ा हुआ विषय, दोनों ही विषय में आगे बढ़ने की प्रयोगशाला रही है तो वो गुजरात की धरती रही है। अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी का विकास और पार्टी को किस तरीके से लोगों के प्रति समर्पित होते हुए एक परिवर्तन का उपकरण बन सके, मीडियम ऑफ चेंज बन सके, उसके एम्बेसडर ऑफ चेंज बन सके, इसमें पार्टी का क्या योगदान हो सकता है, इसका एक सफल प्रयास और प्रयोग गुजरात की धरती रही है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा जब वो महामंत्री थे तब, फिर उसके बाद वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे तब, और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी जो विकास का मॉडल उन्होंने विकसित किया, वही गवर्नेंस में भी हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी और गुजरात का जो एक्सपेरिमेंट एज चीफ मिनिस्टर मोदी जी ने किया, उसका प्रतिबिंब हम देश में भी देखते हैं और यह डेवलपमेंट मॉडल सामने आया है। अभी हम देखते हैं कि गुजरात की छवि की दृष्टि से भी देखें तो अगर इंटरनेशनली हेड्स ऑफ द स्टेट्स गुजरात में आते हैं और गुजरात में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और गुजरात के मॉडल को समझने का प्रयास भी करते हैं, तो यह अपने आप में बहुत से विषयों का बयान करता है। जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, राजनीति का सवाल है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद की राजनीति को, संप्रदायवाद की राजनीति को, क्षेत्रवाद की राजनीति को, परिवारवाद की राजनीति को, इसको टक्कर अगर दी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की विकासवाद की राजनीति ने टक्कर दी। द डेवलपमेंट मॉडल, और आज अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित का रिप्रेजेंटेटिव बन करके खड़ा हुआ है और उनको राहत दिलाने वाला लास्ट माइल डिलीवरी के प्रोग्राम्स, वो सारे हमको देखने को मिलते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान किया है कि राजनीति की द कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स इज नाउ चेंज्ड इन इंडिया। राजनीति की संस्कृति को बदलने का काम किया है तो वो मोदी जी ने किया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो आप देखिए, आज से पहले चुनाव के नैरेटिव्स क्या होते थे? जातिवाद के आधार पर होते थे, सांप्रदायवाद के आधार पर होते थे, क्षेत्रवाद के आधार पर होते थे। आज नैरेटिव क्या है? एक रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाना। व्हाट वी सेड वी डिड, जो कहा था वो किया है और जो कहेंगे सो करेंगे, यह उसमें से निकल करके आता है। अभी जब हम कहते हैं कि देश के राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आया है, तो हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते हैं, हमें एक प्राउड सिटीजन के रूप में देखने को मिलता है कि जब कोरोना के मैनेजमेंट में अमेरिका, यूरोप एक तरीके से अपने आप को लाचार और असहाय महसूस कर रहा था, तो उस समय डिसीजन मेकिंग, बोल्ड डिसीजन मेकिंग के माध्यम से 130 करोड़ जनता को इस पैंडेमिक से निकालने के काम में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप ने एक बहुत ही तगड़ा काम किया, बहुत ही जोरदार कार्य किया और 130 करोड़ की जनता को इसमें से निकाल करके लेकर के आए। आई कैन गिव यू एग्जांपल्स एज एन एक्स हेल्थ मिनिस्टर। इंडिया में किसी भी वैक्सीन को पहुंचने में मिनिमम 20 साल लगे, कोई भी वैक्सीन भारत में पहुंचने में। बट हियर इज आवर प्राइम मिनिस्टर हु विद इन 9 months हैज कम आउट विद 2 वैक्सीन्स। इस दुनिया में सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और सबसे बड़ा प्रोग्राम है, 188 करोड़, और गुजरात ने 97.6% टोटल वैक्सीनेशन किया है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हैदराबाद में 460 किलोमीटर लंबी और 8000 करोड़ रुपए मूल्य की 12 राष्ट्रीय राज्यमार्ग परियोजनाओं तथा 7 CIRF परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्य मंत्री जनरल VK सिंह, वेमुला प्रशांत रेड्डी, सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तेलंगाना एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। और हमारे देश को अगर आगे ले जाना होगा तो हमारे देश का विकास होना चाहिए। और जो विकास होता है उसमें जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है उसके लिए हमारे लिए 4 बातें बहुत जरूरी होती है। 1 इज वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट दिस 4 पिलर वी कैनॉट गेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इन इंडस्ट्री। एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट we cannot make progress, and without progress we cannot eradicate poverty. And for that reason we need to develop industry, agriculture in the state, and for that reason we need water, power, transport and communication. मुझे खुशी है
कि आज तेलंगाना में 2 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ, 17 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ, पर जो कुछ हुआ था वो तो केवल ट्रेलर है। अभी तो सही फिल्म शुरू होना और बाकी है। तेलंगाना के लिए मुझे खुशी इस बात की है कि 2014 में जब मैं इस विभाग का मंत्री बना, तब करीब तेलंगाना में नेशनल हाईवे जो था इन 2014 वो 2511 किलोमीटर था, और आज तक मार्च 2022 तक ये लेंथ 5000 किलोमीटर हुई है, 4996 किलोमीटर। इस 8 साल में हमने 2485 किलोमीटर हाईवे नेटवर्क बढ़ाया है। अगर इसको 8 साल में कहे तो 100% हमने नेटवर्क को बढ़ाकर दिखाया है, और आने वाले समय में और निश्चित रूप से इसमें बढ़ोतरी होगी, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। जहाँ तक तेलंगाना में जो 32 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, मुझे इस बात की खुशी है कि आउट ऑफ 32 डिस्ट्रिक्ट को हमने तेलंगाना को पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया है। एक ही डिस्ट्रिक्ट का अपवाद है, दैट इज पड़पल्ली, और मैं विश्वास देना चाहता हूं कि इसकी भी कनेक्टिविटी शॉर्टली की जाएगी और सभी डिस्ट्रिक्ट एनएच से जोड़े जाएंगे। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है, पर मैं अपने भाषण में वो लिस्ट अपना समय नहीं गवाऊंगा, वेबसाइट पर डाल दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2024 दिसंबर तक, ये 10 साल जब पूरे होंगे, तो तेलंगाना में 3 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अमेरिका के स्टैंडर्ड का बनेगा, यूएसए के स्टैंडर्ड का बनेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से तेलंगाना में हम टोटल देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, और ये जो 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, उसमें से 5 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे ये तेलंगाना से गुजर रहे हैं। पहला है इंदौर हैदराबाद, वो 787 किलोमीटर है, जिसकी कॉस्ट 17,000 करोड़ है, जिसके 136 किलोमीटर लेंथ तेलंगाना में आती है। दूसरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है सूरत, सोलापुर, कर्नूल, चेन्नई। ये इस हाईवे की कीमत करीब 50,000 करोड़ रुपए है, और तेलंगाना से इसमें 78 किलोमीटर लेंथ जाती है। ये भी आप तेलंगाना के लिए बहुत उपयोगी होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड मैदान में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत 108 संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस वाहनों का लोकार्पण किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में उन्होंने नए एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज लाल परेड ग्राउंड में अद्भुत दृश्य है। जहां तक देख रहे हैं, जनता से तो कई बार हमने ये मैदान भरा है, लेकिन आज एम्बुलेंस से ये मैदान भरा हुआ है। संजीवनी 108, ये मात्र एम्बुलेंस के लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं है, ये जनता की जिंदगी, बीमार जो होती है, ऐसे बहनों और भाइयों की जिंदगी बचाने का महाअभियान है। मित्रों, हम जानते हैं अगर बीमारी हुई और समय पे इलाज मिल गया तो जान बचाई जा सकती है। कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में, शहरों में भी अस्पताल से दूर अगर कोई है, ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटीरियर में,
और अचानक कोई घातक बीमारी हो गई तो अस्पताल कैसे पहुंचा, यह समस्या पैदा होती है। जो समर्थ है उनको भी दिक्कत होती है, गरीब को तो छोड़ ही दो आप। प्राइवेट गाड़ी वो अरेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर संजीवनी 108 है तो फोन जाता है, कम समय में रिस्पांस मिलता है और आधुनिक सुविधाओं से, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से, इमरजेंसी सुविधाओं से लेस ये संजीवनी 108 सचमुच में संजीवनी बूटी का काम करती है। समय पे अस्पताल पहुंचा के लोगों की जिंदगी बचा देती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं जिंदगी बचाने का अभियान है ये। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। मित्रों, कोविड के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है हमने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन से लेके समय समय पर इस महामारी से बचाने का उनका मार्गदर्शन उनका हमको मिलता रहा। एक शरीर बीमार ही ना हो, इसके उपाय, इसके लिए पहले से ही हम ऐसी व्यवस्था करें कि जैसे बीमारी हो ही ना। फिर भी इस दुनिया में बीमार लोग होते ही हैं और इसलिए बीमार अगर हो जाए तो समय पर चिकित्सा की सुविधा मिल जाए। एक नहीं, अनेकों उपाय मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं। उनमें से एक प्रभावी उपाय ये नवीन संजीवनी एम्बुलेंस आपके सामने है। अब इनकी संख्या मध्य प्रदेश में 2052 हो गई है। अगर काल होगा तो तत्काल जाएगी और लोगों की जिंदगी बचाने का काम करेगी। सभी जिलों में हम ये गाड़ियां भेज रहे हैं, आज यहां से रवाना की जाएंगी। और इसमें विशेष बात जो बताई आपको, पहले केवल सरकारी अस्पतालों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान योजना के 2,82,00,000 परिवारों को यह प्राइवेट अस्पताल में भी ले जाने का काम करेगी। और एक बात और है, अब कोई भी नागरिक, भले वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ना आता हो, उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में भी जाना है तो वो शुल्क देकर इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। उसको प्राइवेट गाड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये एम्बुलेंस इतनी सुविधा युक्त है कि इसमें हमारे गंभीर रूप से बीमार हो, गर्भवती बहनें हो, उनको और या घायलों को आसानी से अस्पताल में सुविधा के साथ ले जाया जा सकता है। दुर्घटनाग्रस्त भाई या बहन को निःशुल्क ये एम्बुलेंस नजदीक के अस्पताल में ले जाएगी, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले घायल की सेवा होगी ताकि उसकी जिंदगी समय पर बच सके। 108 कॉल सेंटर में भी सीट्स बढ़ाई गई ताकि आप फोन करें तो लाइन आपको खाली मिले। और अभी अभी जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप के माध्यम से भी आपने देखा कैसे आपको एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, इलाज का महत्व आप और हम सब समझते हैं और मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह लक्ष्य है कि कोई भी गरीब मध्य प्रदेश में, गरीब निम्न मध्यम वर्गीय बिना इलाज के ना रहे। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना में प्रधानमंत्री जी को मैं फिर धन्यवाद दूंगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज चिन्हित सरकारी अस्पतालों के अलावा, चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क 1 साल में एक परिवार का किया जाएगा। भारत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी दिल्ली मॉडल की गूंज सुनाई दी। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने UNGA में अपने संबोधन में दिल्ली में केजरीवाल शासन मॉडल की खूबियां बताते हुए इन पर प्रकाश डाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने आतिशी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। I am here today as a representative of the government of the National Capital Territory of Delhi, India, and as Vice President of ICLEI and Vice Chair of UNACLA. All of us present here come from different cities and countries, but face common challenges.
how to provide our citizens high-quality public services while ensuring equity, ecological sustainability, and fiscal prudence. From the early 90s, there has been a growing belief that the provision of education, healthcare, water, electricity to all citizens is far too expensive, and that governments which provide these services to all citizens end up spending too much and going into debt. So governments, especially in the developing world, have started withdrawing from these services. Provision of water and electricity have been privatized. People face increasing tariffs. Education and healthcare have seen substantial reduction in government spending, causing the steady deterioration of government schools and healthcare facilities. While this may have improved fiscal management, it has led to increasing inequality. However, in the last 7 years in Delhi, a city of 30 million residents, we have shown that we can do both, provide high-quality public services while running a fiscally responsible government. In 2015, a new party that was formed out of a nationwide anti-corruption movement came into power in Delhi, led by Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal. We faced many challenges. Delhi had some of the highest electricity tariffs in the country. The financial health of power distribution companies was poor, power cuts were frequent, the government water utility was facing losses, government schools and hospitals were failing, and families were shifting to private providers for the same. However, in the last 7 years, the Delhi government has turned all this around. We now have 24/7 electricity, some of the lowest electricity tariffs in the country. 4 million households get a zero electricity bill. The financial health of power distribution companies has improved. More than 1,500 residential areas in the city of Delhi have got piped water supply for the first time. The water utility is no longer in the red. Government schools have been performing better than private schools for the last 5 years. Just last year, 200,000 students shifted from private schools to government schools in Delhi. Mohalla clinics are providing free healthcare to citizens at a low cost to the government. And all this has been achieved with increasing revenues and budget sizes. The total budget of the government of Delhi has increased from 300 billion rupees in 2015 to 750 billion in 2022. The per capita income of Delhi is 3 times higher now than the rest of the country, and the state GDP has increased 150% in the last decade. Delhi is now the only state government in all of India that does not have a fiscal deficit. The Arvind Kejriwal government in Delhi has shown that a government can provide high-quality public services to all its citizens and yet be fiscally responsible. And it is these very public services that in fact lead to greater economic growth. अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,337 नए मामले, 60 मरीजों की मौत। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, हमारी कल्पना से कहीं अधिक भूमिका निभा रहे सेमीकंडक्टर। पंजाब में जारी बिजली कटौती पर ऊर्जा मंत्री ने कहा, मांग में 40% की बढ़ोतरी। 52 साल बाद दिल्ली में पड़ रही है भीषण गर्मी, जलती लू के साथ 3 मई तक आग उगलेगा आसमान। अखिलेश पर मायावती का करारा पलटवार, कहा जो अपना सपना पूरा नहीं कर सकते वह दूसरों की कैसे पूरा करेंगे। अब दुश्मन की खैर नहीं, ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन का हुआ जबरदस्त ट्रायल। विमान उतारने वाली तकनीक में भारत की नई उड़ान, गगन का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी इंडिगो। कुमारी शैलजा को पद से हटाए जाने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कसा तंज। शाहीन बाग में तालिबानी हेरोइन, 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार, जांच में जुटी एजेंसियां। फिल्म रनवे 34 में अजय देवगन ने की परफेक्ट लैंडिंग, अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह ने भी दिया पूरा साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।